एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग अमीबा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज यहाँ पर हम उन सारी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट से रिलेटेड हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि जो अमीबा होता है वो एक स्ट्रक्चर के हेल्प से मूव करता है जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। और ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अमीबा की बॉडी में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। सो इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं और उन्हीं के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरी की, जो कि है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, जो कि शर्ट्स ने दी थी। और इन्होंने कहा कि जो अमीबा है, अमीबा में दो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पोर्शंस में डिफरेंशिएटेड होता है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। सो आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर इंडोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो एक्टोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पोस्टीरियर एंड पे। अमीबा की बॉडी में जो पोस्टीरियर एंड है, पीछे वाला हिस्सा है, वहां पर जो एक्टोप्लाज्म है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक्टोप्लाज्म के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है। सो पीछे की तरफ एक्टोप्लाज्म ने कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट आगे की तरफ मूव करता है तो जो इंडोप्लाज्म है वो और आगे मूव करता है, जिसकी वजह से ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने कहा कि एक्टोप्लाज्म का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो होता है और एज अ रिजल्ट जो इंडोप्लाज्म है वो भी आगे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और अमीबा इस तरीके से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता रहता है और मूव करता रहता है। इसके बाद आती है दूसरी थ्योरी, जो कि है सरफेस टेंशन थ्योरी, और ये दिया था बर्थोल्ट ने। इन्होंने कहा कि अमीबॉइड मूवमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन सरफेस टेंशन बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड द सबस्ट्रेटम। इन्होंने सरफेस टेंशन को एक मेजर कंपोनेंट माना अमीबॉइड मूवमेंट में। इनके अनुसार जो अमीबा है वो बेसिकली एक मरकरी के ड्रॉपलेट की तरह मूव करता है, इन्होंने ये चीज कही। और इन्होंने कहा कि जो सरफेस टेंशन है उसका यहाँ पर मेजर रोल है अमीबॉइड मूवमेंट में। इस थ्योरी को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद आती है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जो कि जेनिंग्स ने दी थी। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट अमीबा की एक स्पीशीज पर किया था जिसे अमीबा वेरिकोसा कहा जाता है। और इसमें कुछ बुक्स में मेंशन है कि इसमें स्यूडोपोडिया नहीं बनता है और कुछ बुक्स में मेंशन है कि इनमें एक सिंगल स्यूडोपोडिया बनता है। तो अमीबा वेरिकोसा पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या किया, अमीबा वेरिकोसा की सरफेस पर एक कार्बन पार्टिकल या लैम्प ब्लैक इन्होंने डाला। तो जब अमीबा मूव करता गया तो उसके साथ साथ वो जो लैम्प ब्लैक था या कार्बन पार्टिकल था वो भी मूव करता गया। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो अमीबा है वो सिंपली एक बॉल की तरह मूव करता है, जैसे एक बॉल रोल करके मूवमेंट करती है, उसी तरीके से अमीबा वेरिकोसा भी रोलिंग मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर मूव करता है। तो यहाँ पर ये अमीबा वेरिकोसा का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ये कार्बन पार्टिकल या लैम्प ब्लैक है। तो जब ये अमीबा इस तरफ मूव करता है आगे की तरफ तो क्या होता है, ये जो लैम्प ब्लैक का पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ आ गया। तो इसके बाद फाइनली ये जब अमीबा और आगे मूव किया तो ये लैम्प ब्लैक का पार्टिकल और आगे आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो अमीबा वेरिकोसा है ये जब मूवमेंट करता है ये रोलिंग मूवमेंट है और ये सिंपली एक बॉल की तरह रोल करते हुए मूव करता है, क्योंकि इन्होंने ये जो कार्बन पार्टिकल है या लैम्प ब्लैक है इसकी मूवमेंट से इसको इंडिकेट किया है। हालांकि ये जो थ्योरी थी ये अमीबा वेरिकोसा के संदर्भ में रेफरेंस में तो ठीक मानी जाती है, लेकिन अमीबा प्रोटियस के रेफरेंस में इसको सही नहीं माना गया, क्योंकि अमीबा प्रोटियस में बहुत सारे स्यूडोपोडिया बनते हैं, जबकि जो अमीबा वेरिकोसा है उसमें या तो स्यूडोपोडिया होता ही नहीं है या फिर एक सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें मेंशन है यहाँ पर। तो रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। इसके बाद आती है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, जो कि डेलिंगर ने दी थी। और इन्होंने सिंपली क्या कहा कि जो अमीबा है
वो क्या करता है, वो अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट रखता है इन स्यूडोपोडिया पर, यानी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ है और स्यूडोपोडिया पर ये लिफ्ट रहता है। और होता क्या है, इसको जब मूवमेंट करना होता है तो ये जब अपना स्यूडोपोडिया आगे करता है तो स्यूडोपोडिया सबस्ट्रेटम से स्टिक हो जाता है, और जैसे ही स्यूडोपोडिया सबस्ट्रेटम से स्टिक हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंडोप्लाज्म में, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है पीछे वो आगे की तरफ पुल हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, इन्होंने बताया। तो जैसे हम लोग वॉक करते हैं, इन्होंने बताया कि उस तरीके से अमीबा भी वॉक करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी की, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड भी है, जिसे कहा जाता है सोल जेल थ्योरी, या इसे एक्टोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसे ज्यादातर एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। और ये थ्योरी हाइमन ने दी थी और इसको सपोर्ट किया था पैंटिन और मैस्ट ने। इस थ्योरी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है और कुछ स्टेप्स हैं जो होते रहते हैं, एक ही टाइम पर सारे स्टेप्स होते हैं, जिसकी वजह से अमीबा मूव करता है। तो जो मैस्ट है उन्होंने कहा कि जो अमीबा है उसमें साइटोप्लाज्म दो पोर्शंस में डिफरेंशिएटेड है, एक है आउटर एक्टोप्लाज्म और दूसरा है सेंट्रल इंडोप्लाज्म। उन्होंने कहा कि जो इंडोप्लाज्म है वो भी दो पोर्शंस में डिफरेंशिएटेड है, एक है प्लाज्मा जेल बाहर की तरफ जो है और सेंटर में है प्लाज्मा सोल। तो इन्होंने कहा कि जो बाहर का पोर्शन है वो है एक्टोप्लाज्म, उसके बाद जो सेंट्रल पोर्शन है यानी कि इंडोप्लाज्म वो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, और इंडोप्लाज्म में भी जो बाहर की तरफ लेयर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा जेल, और जो सेंटर में लेयर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा सोल। तो इस तरीके से इन्होंने ये डिफरेंशिएशन बताया। फिर इसके बाद मास्ट ने कहा कि किस तरीके से अमीबा में मूवमेंट होता है। सबसे पहले प्लाज्मा लेमा अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम। प्लाज्मा लेमा जो है यानी अमीबा की जो वॉल है वो सबस्ट्रेटम पर अटैच करती है। उसके बाद जैसे ही अमीबा का जो प्लाज्मा लेमा है वो सबस्ट्रेटम की वॉल पर अटैच करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वीकनिंग होने लगती है। जो प्लाज्मा जेल है उसमें प्लाज्मा जेल में सोलेशन होने लगता है, यानी प्लाज्मा जेल सॉल में कन्वर्ट होने लगता है, प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट होने लगता है। वहां पर वीकनिंग होने लगती है उस पॉइंट पर जहां पर जो अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबस्ट्रेटम से स्टिक कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो सेंटर में प्लाज्मा सोल है, सेंटर में ये प्लाज्मा सोल है और ये क्या करता है, अंडर टेंशन ये आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा जेल है वो वहां पर हल्का सा वीक हो गया है एंटीरियर पार्ट पे और वहां पर सोलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा सोल है वो आगे की तरफ मूव करता है। और जैसे ही ये प्लाज्मा सोल आगे की तरफ मूव करता है तो ये जो प्लाज्मा जेल है ये भी बाहर की तरफ निकलने लगता है और इसकी वजह से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होने लगता है। इसके बाद एज द प्लाज्मा सोल इंटर्स न्यूली फॉर्म स्यूडोपोडियम इट चेंजेस टू प्लाज्मा जेल। जैसे ही ये प्लाज्मा सोल नए बनते हुए स्यूडोपोडियम में इंटर करता है ये प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होने लगता है, यानी ये प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होने लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेलेशन। ये प्लाज्मा सोल जेल में कन्वर्ट होने लगा, यहाँ पर जेलेशन हो रहा है। अब क्या होता है, जो अमीबा है अमीबा के पोस्टीरियर पार्ट में पीछे वाले पोर्शन में क्या होता है, जो प्लाज्मा जेल है प्लाज्मा जेल अंडरगो सोलेशन, यानी प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होने लगता है, जो पीछे वाला पार्ट है वहां पर। तो प्लाज्मा जेल ये है और ये सोल में कन्वर्ट हो रहा है प्लाज्मा सोल में, जिसकी वजह से यहाँ जो पीछे जो स्यूडोपोडिया होता है वो विड्रॉ होने लगता है और इस पोर्शन को हम यूरोइड कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो मास्ट ने बताया कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल है उसका जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है उसकी वजह से अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी की वजह से अमोइबॉइड मूवमेंट भी हो रहा है। तो एक बार हम इसको जरा देख लेते हैं सारे स्टेप्स को क्या क्या हुआ। सबसे पहले अमीबा का जो प्लाज्मा लेमा है वो सबस्ट्रेटम से टकराता है। उसके बाद क्या होता है, जो एक्टोप्लाज्म वाला रीजन है जो प्लाज्मा जेल वाला रीजन है वो हल्का सा वीक होता है। प्लाज्मा जेल वाला रीजन, ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं ये प्लाज्मा जेल है, ये यहाँ से हल्का सा वीक हो गया प्लाज्मा जेल। अब प्लाज्मा जेल जब वीक हो गया
तो ये जो सेंटर में प्लाज्मा सोल है ये आगे की तरफ मूव करने लगता है, और जब ये प्लाज्मा सोल आगे की तरफ मूव करता है तो जैसे ही ये आगे मूव करेगा तो स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये प्लाज्मा सोल धीरे धीरे आगे मूव करते करते जेल में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी प्लाज्मा सोल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा जेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेलेशन। अब पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा सोल है ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है, तो प्लाज्मा सोल की कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए अमीबा के पोस्टीरियर एंड पे जो प्लाज्मा जेल होता है वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होने लगता है, और यहाँ पर अमीबा के पोस्टीरियर पार्ट में सोलेशन होता है, यानी कि जो प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे वाले पार्ट से स्यूडोपोडिया विड्रॉ हो जाता है, जिसे यूरॉइड कहा जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है जिसकी वजह से अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन और मूवमेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी की थ्योरीज के बारे में। तो जो बाकी की थ्योरीज थी ये भी सब सॉल जेल थ्योरी पर ही बेस्ड थी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सॉल जेल थ्योरी थी वो हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी थी। तो जो सॉल जेल थ्योरी के जो प्रोसेस थे, जो स्टेप्स थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपको ये सारी थ्योरी समझ में आएंगी। तो यहाँ पर पहली थ्योरी है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, जो कि गोल्डैकर और लॉर्च ने दी थी, और इन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो सॉल जेल इंटर कन्वर्जन है उसके पीछे कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोफिजिकल चेंज इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटीन चेन के 3D नेटवर्क की तरह कंसीडर किया जा सकता है, यानी प्रोटोप्लाज्म को ऐसे कंसीडर किया जा सकता है कि उसमें बहुत सारी प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट है, और वो चेन्स एक दूसरे से साइड चेन से इंटरकनेक्टेड है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में चेंज हो रहा है और जो प्लाज्मा जेल वापस प्लाज्मा सोल में चेंज हो रहा है, ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है इसमें प्रोटीन की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग इन्वॉल्व है। ये मेन बात उन्होंने यहाँ पर कही इस थ्योरी में। तो होता क्या है, जब भी प्रोटीन के जो मोलिक्यूल्स थे वो फोल्ड होते थे तो सोल स्टेट का फॉर्मेशन होता था, और जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड होते थे तो जेल स्टेट का फॉर्मेशन होता था। ये बात उन्होंने कही। तो बेसिकली होता क्या है, जब स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमने आपको सॉल जेल थ्योरी में बताया कि सॉल जेल थ्योरी में क्या हो रहा था, जो पोस्टीरियर एंड था वहां पर क्या हो रहा था, जो प्लाज्मा जेल था वो प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्लाज्मा जेल पोस्टीरियर एंड पे प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सोलेशन। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन चेन्स हैं वो फोल्ड होने लगते हैं, यानी कि जब पोस्टीरियर एंड पर प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सोलेशन हो रहा है, तो वहां पर जो प्रोटीन चेन्स हैं वो फोल्ड हो रही है। यहाँ पर हमने नंबरिंग इसलिए डाल दी है ताकि आपको समझ में आए, बट कि जब आप डायग्राम बनाइएगा तो नंबरिंग मत डालिएगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्लाज्मा सॉल बना ये आगे की तरफ मूव करता है, जैसा कि हमने आपको सॉल जेल थ्योरी में बताया था। ये प्लाज्मा सॉल आगे की तरफ मूव करता है, और उसके बाद ये जो बॉडी की टिप है, यहाँ पर जब स्यूडोपोडिया की टिप पर पहुंचता है तो ये जो प्लाज्मा सोल है ये प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि यहाँ पर जेलेशन होता है, प्लाज्मा जेल का फॉर्मेशन होता है। और इस पॉइंट पर क्या होता है, जो प्रोटीन मौजूद होते हैं प्लाज्मा सोल में वो अनफोल्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से ही जेलेशन होता है। तो बेसिकली गोल्डैकर और लॉर्च ने सिंपली ये बताया कि जब यहाँ पोस्टीरियर एंड पर प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्मा सॉल में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन चेन्स हैं वो फोल्ड हो रही होती हैं, और फिर ये प्लाज्मा सॉल आगे की तरफ बढ़ता है और स्यूडोपोडिया की टिप पर प्लाज्मा सॉल जाकर फिर से प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा होता है, जैसे कि हमने आपको सॉल जेल थ्योरी में बताया। और उस वक्त जो प्रोटीन चेन वहां पर होती है वो अनफोल्ड हो रही होती है, इसी वजह से जेलेशन होता है। तो सिंपली ये प्रोसेस थी जेलेशन और सोलेशन की, जिसमें कि जो प्रोटीन्स हैं वो फोल्ड होते हैं और अनफोल्ड होते हैं। इसके अलावा हक्सले ने ये कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन की तरह फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं, और जैसा कि वहां पर एटीपी खर्च होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी एटीपी का यूज होता है इनकी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में। अब हम बात
बात कर लेते हैं फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की, जो कि एलन ने दी थी। और इन्होंने कहा कि जो एक्टोप्लाज्म है वो आउटर हैलाइन एक्टोप्लाज्म और इनर जेल एक्टोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड है, यानी कि एक्टोप्लाज्म 2 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है, और जो इंडोप्लाज्म है वो भी 2 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है, शियर जोन ऑफ सॉल इंडोप्लाज्म, और जो सेंट्रल रीजन था उसको उन्होंने कहा एक्सियल कोर ऑफ जेल इंडोप्लाज्म। और इसमें इन्होंने ये बात कही कि जो एक्सियल कोर है जेल इंडोप्लाज्म का, ये आगे की तरफ मूव करता है और ये एक फाउंटेन जोन बनाता है, यानी ये आगे की तरफ मूव करता है और ये फाउंटेन जोन बनाता है, फाउंटेन की तरह एरिया बनाता है, और ये वापस घूमकर जो जेल एक्टोप्लाज्म है उसमें मिल जाता है। तो इस तरीके से अमोइबॉइड मूवमेंट होता है फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। फाइनली वोल्पर्ड, गिंगले और गेरार्ड ने 1968 में ये कहा कि जो थ्योरी थी मास्ट और पैंटेन की, जो सॉल जेल थ्योरी थी, वो सबसे ज्यादा करेक्ट थी, हाईली एक्सेप्टेबल थी और बिल्कुल सही थी। तो इसीलिए इस थ्योरी को हाईली एक्सेप्टेबल माना जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।